गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? सेक्शन नंबर 12 पढ़ रहे थे और सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा था 12.1 क्या कहता है। 12.1 फटाफट से बताओ यार। 12.1 एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो क्या लगेगा? 12.1। अच्छा, 12 इज फॉर गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज। 12.2 बात करता है किसके बारे में? रेसिडेरी प्रोविजन। क्या था सर रेसिडेरी प्रोविजन? एक बार फटाफट से बताओ सर। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल और लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12.2 के बाद हमने देखा था 12.3। 12.3 किस बारे में था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनेगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी। अच्छा सर, इसमें हमने रूल्स का भी सहारा लिया था कि अगर आपके होटल वाले ने 2 नाइट इंदौर और 2 नाइट आगरा वैसा होटल बुक करा है तो सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ इंदौर नहीं बनेगा, इंदौर और आगरा दोनों बनेगा और रेशियो में बढ़ जाएगा। कौन सा रेशियो? 2:2। ठीक है सर। फिर हमने देखा था अगर एरिया की बात है, एक गेट खोला एमपी, दूसरा गेट खोला महाराष्ट्र, तो सर उस केस में हम कैसे बांटेंगे? एरिया वाइज बांट देंगे कि होटल का कितना एरिया एमपी में कवर्ड है और कितना एरिया महाराष्ट्र में कवर्ड है। हाउस बोट, वेसल। हाउस बोट और वेसल के केस में हमने देखा था कितना कितना टाइम वो हाउस बोट और वेसल गुजार रहे। ठीक है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक बहुत शानदार चीज कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन नहीं बनेगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। फिर सर हमने देखा था एक सर्कुलर आया था एडवर्टाइजमेंट के रिगार्ड्स में। अगर मैं सामने वाले का पूरा स्पेस खरीदता हूं, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने पूरा स्पेस खरीदा, अब मेरे हिसाब से ही वहां पे एडवर्टाइजमेंट चलेगा। मैंने कुछ टाइम के लिए वो पूरा का पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेस खरीद लिया। दूसरा केस भी हो सकता है सर आपने स्पेस नहीं खरीदा, आपको सिर्फ क्या कराना है? एडवर्टाइजमेंट। स्लॉट बेसिस के हिसाब से, स्लॉट स्पेसिफिक हिसाब से एडवर्टाइजमेंट होगा। इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिंक सर्विसेज नहीं है। इस केस में क्या लग जाएगा? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। बोलो बात क्लियर है क्या? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा था राजा 12 सबसेक्शन 4 इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज। सर यहां पे क्या क्या आ जाएगा? रेस्टोरेंट आ जाएगा, केटरिंग आ जाएगा, पर्सनल ग्रूमिंग आ जाएगा, जिम आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएगी कहां पे? इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है वो बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर वेरी इंपॉर्टेंट 12 सबसेक्शन 5। 12 सबसेक्शन 5 था हमारा सर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा, इसलिए उसके दो हिस्से, B2B और B2C। B2B का मतलब है कि जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर B2C है तो एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? इसके बाद हमने देखा था 12 सबसेक्शन 6। 12 सबसेक्शन 6 इज इवेंट एडमिशन सर्विसेज। आप इवेंट में एंट्री कर रहे हो, कोई सा भी इवेंट हो सकता है क्या सर? कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, आस्था गिल, डीजे चेतस, सारे के सारे इवेंट कवर हो जाएंगे कहां पे? इवेंट एडमिशन सर्विसेज। एक और चीज, इवेंट एडमिशन सर्विसेज के केस में हमेशा, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, यहां पे हमेशा क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ इवेंट। क्योंकि इवेंट एडमिशन तो पर्सनल सर्विसेज है ना, ये कोई बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज थोड़ी है।
पर सर इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज, इवेंट कराने के लिए बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज या इवेंट लिंक्ड सर्विसेज। वो आता है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 7। अगर B2B है तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये मैटर नहीं करता है कि इवेंट कहां हो रहा है। और अगर B2C है तो फिर जहां इवेंट हो रहा है वो मान लेंगे। पर अगर B2C में इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बोलो बात क्लियर है क्या? B2B के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नो मैटर कि इवेंट कहां पे हो रहा है। ठीक है। 12 सबसेक्शन 7 के बाद एक और बात लिखिए कि अगर एक से ज्यादा स्टेट में इवेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई को प्रोपोर्शनेटली आप बांट दो। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर, याद है हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था, हमने ICAI का एग्जांपल लिया था। इस केस में सर अगर B2B है तो ऑलवेज क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर B2C है तो B2C में जहां पे आपने गाड़ी वाले को सामान दिया, ये मैटर नहीं करता कि गाड़ी वाला कहां जा रहा है। क्या मैटर करता है? कि जहां पे आपने सामान दिया। तो B2C के केस में क्या? लोडिंग प्लेस, लोडिंग प्लेस बोलो यहां जहां पे आपने सामान दिया। अब सब इधर ध्यान देना, इसमें एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप दिमाग लगाओ। ठीक है। सपोज करो, क्या करो आप? सपोज साहिल सर की हो रही है शादी, बधाई हो सर, बधाई हो। और वो रहती है अमेरिका। कहां रहती है वो? अमेरिका। अब शादी के पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, और गिफ्ट विफ्ट देना पड़ता है। साहिल सर चाहते हैं उसको आईफोन देना। क्या चाहते हैं उसको? आईफोन। पर मैंने बोला यार मॉडल तो इंडिया का ही होना चाहिए, भले वो फिरंगी है तो क्या हुआ, आईफोन का मॉडल किसका होना चाहिए? इंडिया का। मैंने पता है क्या करा, मैंने ब्लू डार्ट वालों को बोला कि भाई ब्लू डार्ट एक काम करो, मैं आपको आईफोन दे रहा हूं, ये आईफोन आप लेके जाओ किधर? अमेरिका। इतनी बात क्लियर है क्या? साहिल सर आप कहां पे सिचुएटेड हो? इंदौर। ब्लू डार्ट भी कहां पे सिचुएटेड है? इंदौर। पहले बताओ सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन? सप्लायर ब्लू डार्ट और रेसिपिएंट साहिल सर। भाई मैं सर्विसेज ले रहा हूं ना, उसको क्या लेना देना? मैं पहुंचा रहा हूं ना गुड्स। ठीक है। लॉ के हिसाब से ब्लू डार्ट वाले को मैंने आईफोन कहां पे दिया होगा? इंदौर में दिया होगा। ये फॉर सपोज करो ब्लू डार्ट वाले भैया, हाय ब्लू डार्ट, तो ये ब्लू डार्ट वाले भैया को मैंने दिया कहां पे? इंदौर में। तो आपके हिसाब से बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनना चाहिए? इंदौर। पहले एक बात लिखी हुई थी लॉ में कि क्योंकि ये गुड्स इंदौर के बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अमेरिका बनाओ। क्या बनाओ? अमेरिका। फिर लॉ मेकर को समझ में आया कि गुड्स चल तो कहां से रहा है? इंदौर। और जब इस पे आसानी से GST ले सकते तो इसको क्यों एग्जेम्प्ट करें? तो फिर लॉ मेकर ने अब पता है क्या अमेंडमेंट करा? ये वाली जो लाइन है ना, इसको मार दिया क्या? डिलीट। इसका मतलब है अब देखा, लाइन डिलीट मारा, क्या मस्त है सर, वाओ। जैसे ही आप भले एक्सपोर्ट करो या भले इंडिया में भेजो, अब ये मैटर नहीं करता है कि अल्टीमेटली आपका गुड्स कहां पे जा रहा है। तो सर इस अमेंडमेंट के क्वेश्चन आने की पक्का पक्का उम्मीद है। ठीक है। तो क्या अब ये मैटर करेगा कि मेरा गुड्स अमेरिका जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, रशिया जा रहा है? सर ये कतई भी मैटर नहीं करेगा। बस यही मैटर करेगा कि आपने ब्लू डार्ट वाले भैया को कहां पे गुड्स दिए। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। ये समझ में आया कि ये अमेंडमेंट आया क्यों? ये मत बोलो कि सर अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि भैया ब्लू डार्ट भी इंडिया में, साहिल सर भी इंडिया में,
आराम से टैक्स ले सकते हैं। अननेसेसरी पहले क्या होता था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अमेरिका, और जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया तो जीएसटी ले ही नहीं पा रहे थे। फिर सरकार ने बोला भैया इस लाइन को हटाओ, हमको हमारे जीएसटी का कलेक्शन भी पूरा करना है, और दोनों इंडिया में, बस गुड्स कहां पे जा रहे हैं, बाहर। तो अब याद रखना कि भले गुड्स कहीं भी जाए, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फटाफट से बताओ। B2B के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C के केस में जहां पे मैंने पहला कदम रखा, जहां पे आपने पहला कदम रखा वही बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूअस जर्नी, सर कंटिन्यूअस जर्नी में हमने देखा था कि सर अगर आपकी फ्लाइट जा रही है इंदौर, फिर बीच में लैग है दिल्ली, फिर है अमृतसर। अगर दिल्ली में लैग है, फ्लाइट चेंज नहीं हो रही है, तो इसको एक ही फ्लाइट मानेंगे इंदौर से लेकर कहां, अमृतसर। पर सर अगर दिल्ली में 5 घंटे का लैग है और फ्लाइट चेंज हो रही है, तो इसको कितनी फ्लाइट मानेंगे, 2, इंदौर टू दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर। एक और चीज, आपकी राउंड ट्रिप है इंदौर से मुंबई, मुंबई से इंदौर, इसको एक जर्नी नहीं माना जाएगा, इसको कितनी जर्नी माना जाएगा, 2। इंदौर से मुंबई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंदौर, और मुंबई से इंदौर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या, मुंबई। ठीक है सर, आपको पास दिया है, पास वाउचर दिया, तो पास और वाउचर का क्या फायदा होता था सर? पास और वाउचर का फायदा यह होता था कि आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी चढ़ सकते हो। तो इस केस में तो सर लॉ मेकर ने बोला अपन ने तो प्रोविजन बना दिया बोर्डिंग प्लेस का, पर अब आपके पास तो पास है, तो अगर पास है तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम कौन सा प्रोविजन लगा देंगे, रेसिडरी। रेसिडरी मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद ऑन बोर्ड सर्विसेज, मूवी ऑन डिमांड। इस केस में जहां से फ्लाइट उड़ी वही बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में हमने टेलीकम्युनिकेशन का पूरा चीट फाड़ कर दिया था। टेलीकम्युनिकेशन आपको ध्यान है क्या सर? हमने सबसे पहले तो देखा था क्या, फिक्स्ड डिवाइस। तो फिक्स्ड डिवाइस में हमने देखा था सर वाईफाई और ये सब, ये रहा। तो टेलीकम्युनिकेशन में फिक्स्ड डिवाइस, वाईफाई आ गया, D2H आ गया। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। अगर पोस्ट पेड सिम है, पोस्ट पेड सिम के अंदर आपके पास कंपलसरी बिल तो आएगा, तो वहां पे क्या बनेगा, बिलिंग एड्रेस। अगर प्रीपेड सिम है और आप वाउचर खरीद रहे हो, या आप भैया के पास जाके रिचार्ज करा रहे हो, मैं ऑनलाइन रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं जब हम भैया के पास जाते थे, वाउचर लेते थे और कभी कभार रिचार्ज भी उन्हीं से करवाते थे। उस केस में जहां पे भैया लोकेटेड है, जहां पे भैया ने ये जो कार्ड है, ये जो वाउचर है बेचा, और जहां पे आप भैया को पेमेंट मिला, वो बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अदर केसेस अगर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के केस में ऑलवेज क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है। और अगर इन सब केसेस में फॉल नहीं कर रहा है तो क्या लगाओ, 12 सबसेक्शन 2। अब एक चीज समझना ध्यान से, एक चीज होती है लीज्ड सर्किट, मालूम है आपको ये लीज्ड सर्किट क्या होता है? देखो एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनको नेटवर्क में बहुत इश्यूज आते हैं। ये चाहते हैं कि इनका नेटवर्क ऐसा रहे कि किसी को भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा पूरा लीज्ड सर्किट पूरे इंडिया में बिछाना पड़ता है। अब सर लीज्ड सर्किट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पे लगा, यहां पे जरूर इश्यूज आते हैं स्टेट के बीच में। तो फॉर सपोज करो एयरटेल वालों को 10 लाख रुपए का लीज सर्किट पड़ा, ठीक है। अब लीज सर्किट एक तो एमपी में लग रहा है और एक कहां लग रहा है, महाराष्ट्र। तो अब लॉजिकली बताओ, एमपी को पैसा दें, महाराष्ट्र को दें, कि सर दोनों को बांटे, दोनों को बांटो। अब बांटोगे कैसे,
अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू लिखा होगा कि एमपी में इतना, महाराष्ट्र में इतना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सरकार ने बोला आप नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से बांट दो। किसके हिसाब से बांट दो? नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे यहां पे एमपी में 1 पॉइंट, महाराष्ट्र में 1 पॉइंट, तो फिर 10 लाख को बांट दो 1:1 में। आई बात समझ में? तो लीज्ड सर्किट के केस में पहली चीज तो आपको क्या देखनी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के इसमें बांट दो। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो फिर कैसे बांट दो? नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में 2 पॉइंट होते और एमपी में 6 पॉइंट होते तो फिर 6:2 दैट इज व्हाट 3:1। फॉर एग्जाम्पल एमपी से महाराष्ट्र के बीच में कुछ पड़ता है, एमपी से महाराष्ट्र के बीच कोई स्टेट पड़ता है क्या? गुजरात। चलो फॉर सपोज करो हमारा 1 पॉइंट गुजरात में भी है, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट पॉइंट। सीए इंटर इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट। तो लॉ मेकर ने भी अगर कहा कि 2 दूरी के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, क्या उसको भी गिना जाएगा? भाई गुजरात वाले नहीं बोलेंगे, भाई लाइन भले गुजर रही है कहां से, एमपी से महाराष्ट्र, हम बीच में तो आ रहे, हम नहीं होते तो ये लाइन नहीं गुजरती, हम बीच में आ रहे तो हमको भी थोड़ा बहुत जीएसटी का पैसा दो। तो अब क्या इंटरमीडिएट पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे? हाँ सर उसको भी कंसिडर करेंगे। मतलब 1 पॉइंट एमपी में, 1 पॉइंट गुजरात में और 1 पॉइंट कहां? महाराष्ट्र। इसका मतलब है अब जो जीएसटी का पैसा है वो किस स्टेट में बढ़ जाएगा? 3 स्टेट में बढ़ जाएगा। और रेशियो क्या है? 1:1:1। ठीक है, ये बात हुई किसकी सर? लीज्ड सर्किट की बात हुई कि अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो आप प्रोपोर्शनेटली कर दो लीज एरिया में एज पर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर एयरटेल का कॉन्ट्रैक्ट है कि एमपी में इतना, महाराष्ट्र में इतना, वैल्यू गिवन है, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तभी तो हम रूल्स पे गए। बोलो बात क्लियर है क्या? एज पर लीज पॉइंट, एज पर नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगली और बहुत शानदार सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज। बैंक में कितने जनों का अकाउंट है? बहुत बढ़िया। कितने जनों का डीमैट अकाउंट है? हाँ, अब हाथ कम खुले। कितने जनों का लिंक्डइन पे अकाउंट है? अब और हाथ कम खुले। यार लिंक्डइन पे भी अकाउंट खुला करो आप लोग, है ना। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज। देखो क्या जरूरी है कि हर जने को बैंक में केवाईसी कराना रहता है कि सर बिना केवाईसी के भी मैं बैंक से कुछ कुछ सर्विसेज ले सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको मालूम है डिमांड ड्राफ्ट मैं दूसरी बैंक जाके भी बनवा सकता हूं। अगर आज मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट देना, अब डीडी में पेमेंट देते थे हमारे जमाने में, अब जरूरी नहीं है कि डीडी के लिए मैं खुद की बैंक में ही जाऊं। मैं चाहूं तो मेरा अकाउंट तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, पर मैं चाहूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डीडी बनवा सकता हूं। वो मेरे से नाम पता कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो बस पूछेंगे कि सर डीडी का अमाउंट कितना है। मैं कहूंगा 10,000, वो कहेंगे कि 500 रुपए ऊपर के चार्जेस लगेंगे, टोटल हो गया कितना? 10,500। क्या उन्होंने एड्रेस पूछा? नहीं सर, बैंक एड्रेस तब पूछता है जब मुझे अकाउंट खोलना, जब मुझे क्या खोलना हो? अकाउंट। तो जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, वो बैंक के केस में मैंडेटरी नहीं है। अकाउंट खोलोगे तो पूछेंगे, पर अदर सर्विसेज ले रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो, तो क्या वो पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 सिंपल सी बात कहता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल, एल्स लोकेशन ऑफ सप्लाई। सबसे पहले क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर केवाईसी है, और अगर केवाईसी नहीं है तो आप किसको ले लो? लोकेशन ऑफ सप्लाई। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है।
अब देखो ब्रोकिंग सर्विसेज, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट के लिए, मेरा मोबाइल कहाँ गया? हाँ, अरे यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजूंगा जेरोधा का, ठीक है। देखो मेरा खुद का डीमैट अकाउंट है जेरोधा में, ठीक है। जब मैं जेरोधा में अकाउंट खोल रहा था तो उन्होंने सबसे पहले मेरी केवाईसी कराई। जेरोधा नितिन कामत की कंपनी है। कभी आपने नितिन कामत को पॉडकास्ट या उस पर सुना हो? तो ये जो जेरोधा है ये बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड है ये? बैंगलोर। और यहां पे कौन है? साहिल सर। क्योंकि मैंने जब डीमैट अकाउंट खोला, और सेबी के हिसाब से जेरोधा मेरा डीमैट अकाउंट तब तक नहीं खोल सकती जब तक मैं जेरोधा को आधार कार्ड ना दे दूं, जब तक मैं जेरोधा को पैन कार्ड ना दे दूं, जब तक मैं जेरोधा को एक इनकम डिक्लेरेशन ना दे दूं। तो क्या जेरोधा के पास एड्रेस अवेलेबल है? सर कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? जेरोधा इज, और रेसिपिएंट इज साहिल सर। अच्छा, साहिल सर का एड्रेस कहां है? इंदौर। तो सर हमको तो 2 चीज देखनी रहती है, एक तो लॉस और एक तो पॉस। लॉस क्या है? बैंगलोर। और पॉस क्या है? तो राजा मेरे क्या लगा है? आईजीएस। तो आज मैं आपको जेरोधा का कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप ध्यान से देखना, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में लिखा रहेगा मध्य प्रदेश। क्या लिखा रहेगा? मध्य प्रदेश। और जो उनका बिल है, वो बिल में पता है क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, क्या? आईजीएसटी। आया समझ में? बोलो पक्का? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, आपका क्या नाम है? पीयूष। पीयूष भाई मुंबई गए घूमने। पीयूष तुम कहां गए? मुंबई घूमने। मुंबई में तुमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो पीयूष भाई गए हमारे मुंबई घूमने, और मुंबई में तुमने क्या बनवाया? डिमांड ड्राफ्ट। कौन सी बैंक से बनवाया सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मजे की बात यह है कि इसका अकाउंट पता है कहां है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका अकाउंट है। लॉजिकली एक बात बताओ, ये बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज है। अब बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज में जब हमारे पीयूष भाई गए एसबीआई, क्या एसबीआई एड्रेस पूछेगा? क्या एसबीआई एड्रेस पूछेगा? सर इसको वहां पे अकाउंट नहीं खोलना है। अकाउंट खोलना रहता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या पूछता? एड्रेस। पर ये तो सिर्फ क्या लेने गए? डीडी। क्या हो गया? तो ये तो सिर्फ क्या लेने गया है? डीडी, दैट इज व्हाट? डिमांड ड्राफ्ट। तो मुझे बताओ कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? एसबीआई इज सप्लायर, पीयूष इज रेसिपिएंट। क्या रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है? नहीं। तो जब रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में मुझे बताओ लॉस क्या है? लॉस तो है मुंबई, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? मुंबई। तो क्या चार्ज करेगा एसबीआई? ठीक है, पक्का। थोड़ा सा टफ पूछ रहा हूं, देखें किसका दिमाग चल रहा है। पीयूष भाई वापस से गए मुंबई, और मुंबई में क्या बनवाया? चल जा बेटा। पुरानी में चलें क्या? जाओ भाई बुला के आओ, देखो क्या सीन। अरे बस हो गया। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सुनना ध्यान से, पीयूष भाई वापस से कहां गए? मुंबई। डीडी बनवाने गए, और डीडी बनवाने गए कहां? बैंक ऑफ बड़ौदा। बस हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में पीयूष भाई का ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है।
पीयूष भाई हैं इंदौर के, और पीयूष भाई ने अकाउंट भी कहां पे खोला है? इंदौर। अब मुझे बताओ व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज पॉस? लॉस इज व्हाट? मुंबई। पॉस क्यों यार? बीओबी को, वो तो मुंबई वालों को पता कैसे चलेगा इसका अकाउंट इंदौर में? अरे उसका अकाउंट नंबर डालेंगे तो पता चलेगा ना वो कहां का है, इंदौर। तो इधर पॉस क्या बनेगा? इंदौर। तो यहां पे क्या चार्ज होगा? ठीक है, बोलो बात क्लियर हुई क्या? ये हो गया हमारा क्या, बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज। ठीक, इसके बाद है हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज। अभी ध्यान से बताना, सोच समझ के देखें आप लॉ बना पाते हो क्या। अगर इंश्योरेंस सर्विसेज में मैं ऐसा लिखूं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, वापस से वही सेक्शन 12, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर अनिकेत भैया 2 मिनट इधर आओ, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। अगर फॉर सपोज करो मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूं, आ जाओ इधर। मैं कौन हूं? इंश्योरेंस का एजेंट। अनिकेत भैया को लाइफ इंश्योरेंस कराना है। क्या कराना है? लाइफ। और मैं यहां पे कागज लेके बैठा हूं, आप मुझे बताना अनिकेत भैया से क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, बताओ। नाम बोलो भैया। अनिकेत साहू। और एज 21, लड़कियों 21। आगे? और हाँ पता पूछना कंपलसरी है, यानी कंपलसरी है, पता तो पूछना पड़ेगा ना। मालूम पड़े ये मर गया कहीं और, इंश्योरेंस कंपनी का पता ही नहीं है। अच्छा, जब भी ये गाड़ी लेगा, कार लेगा, क्या पता पूछना कंपलसरी है? हाँ, क्या इंश्योरेंस के केस में पता इज कंपलसरी? हाँ, तो जब वहां पे पता कंपलसरी है तो वहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कभी भी नहीं बनेगा, वहां पे हमेशा क्या बनेगा? लॉजिक समझ में आया क्या? तो इंश्योरेंस के केस में एजेंट पहला काम ही पता है क्या करता है? आपका नाम पूछता है, आपका एज पूछता है, और साथ ही में आपका क्या पूछता है? पता पूछता है, एड्रेस पूछता है, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड लेता है, आपकी पूरी केवाईसी लेता है, उसी के बाद इंश्योरेंस को प्रोसेस करता है। उसके बिना आपका इंश्योरेंस प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। ये बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है कि जो एक बार आपने डीडी बनवा लिया उसके बाद टाटा बाय बाय। ये तो सर जन्मों जन्मों की सर्विसेज है। हर साल मेडिक्लेम का प्रीमियम जाना है तो वो एड्रेस तो पूछेगा ना कि सर कहां लोकेटेड हो, इंदौर में लोकेटेड हो, मुंबई में लोकेटेड हो। तो इंश्योरेंस के केस में लॉ मेकर ने लगाया सेक्शन 12(2) ही, और 12(2) में यही लिखा था कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल, पर यहां पे 100% क्या रहेगी? अवेलेबल। तो क्या मुझे यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर पे जाना है क्या? नहीं जाना है। ठीक है, बोलो लॉजिक्स क्लियर हुए क्या कि सर आखिरकार ऐसा करा तो हमने करा क्यों? तो सर सेक्शन 12(13) इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में हमेशा क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और लास्ट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी तो 12(14) लगेगा, प्राइवेट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो क्या लगेगा? रेसिडरी सेक्शन। क्या लगेगा? रेसिडरी। एक चीज याद रखना, अगर कोई भी अजीबो गरीब सर्विसेज एग्जाम में आ जाए तो क्या लगा, क्या हो गया? रेसिडरी। अब सुनो ध्यान से, सब इधर ध्यान देना। सर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आ ही रहे सर, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज तो लेगी। पहले जब मोदी जी आए थे तो वो गाना चला था कि वो हम मोदी जी को, ऐसा गाना चला था ना। फिर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जब ले रही है तो अब लॉजिक से मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बताओगे? मोदी जी ने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, टीवी पे आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? हर जगह टीवी है, ये भी टीवी देख रहा है, मुंबई के लोग भी टीवी देख रहे हैं, गोवा के लोग, इनफैक्ट राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग भी टीवी देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है,
व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्यों इंस्टाग्राम पे सिर्फ तुम्हारा ही अकाउंट है क्या? ऐसा होता है क्या कि सिर्फ इंदौर के इंस्टाग्राम के अकाउंट पे दिखाया जाएगा, जो इंसान मुंबई के इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे उसको नहीं दिखाया जाएगा? ट्रेन चल रही है, ट्रेन में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, इस बार सरकार बनेगी तो किसकी? भाजपा। अब ट्रेन चल रही है भैया, ट्रेन तो चल रही है इंदौर, फिर बीच में इंदौर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कटरा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनाए किसको? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के केस में तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। तो सरकार ने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए अलग से बहुत सारे रूल्स निकाले। उस रूल्स में सरकार ने बताया है कैसे क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को। हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट में हम नंबर ऑफ अकाउंट के हिसाब से बांटेंगे। जैसे टेलीविजन है तो वो जो टीआरपी होती है, वो जो व्यूअरशिप फिगर होते हैं, उसके हिसाब से बांटेंगे। अब सर क्या हम इतने सारे रूल्स याद करेंगे? बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपको रूल्स का डेटा देगा, क्वेश्चन आपको रूल्स का डेटा देगा, और जैसा क्वेश्चन डेटा देवे उसके हिसाब से बांटेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि देखो रूल्स याद करोगे तो भूल जाओगे। अब उसमें सब अलग अलग रूल्स हैं कि भैया टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो फिर आपको व्यूअरशिप फिगर लेने पड़ेंगे एज पर BARC। BARC स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अब इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के केस में एक स्टेट के पास तो जाएगा ही नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक स्टेट में हो ही नहीं रहा एडवर्टाइजमेंट। यहां पे एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? बटेगा, प्रपोर्शनेटली बटेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत बढ़िया, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? रूल्स की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने रूल्स नहीं पढ़े, अभी आपने रूल्स नहीं पढ़े, पर चलो अगर आप रूल्स नहीं पढ़ते ना तो आप देखना कैसे बांटेंगे। ठीक है, किसी ने भी रूल्स नहीं पढ़े, चलो आ जाओ। PQ, a statutory body, deals with all the advertisement and publicity of government। हमेशा कोई भी क्वेश्चन ये इंटर और फाइनल लेवल पे आए उसको धीरे धीरे पढ़ना सीखो। क्वेश्चन हमेशा चबा चबा के पढ़ो। 100 में से 80 का पेपर हो, वेल एंड गुड। 100 करने जाओगे तो पूरे नहीं आएंगे। अगर कोई फैकल्टी बोलता है कि पूरा पेपर करो तो समझना उसने सीए का पेपर कभी लिखा नहीं है। सीए का पेपर लिखने वाला बच्चा कभी नहीं बोलने वाला कि पूरा 100 का लिखो, लिखना ही नहीं है आपको 100 का। कौन बोल रहा है आपको 100 का लिखो? जब आप कचरा लिख के आओगे तो वो पढ़ेगा ही नहीं। कचरा लिख के आओगे तो क्या वो पढ़ेगा? यार तुम लॉजिकली बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे लिए खाना बना के, इसने सोचा कि सर के लिए मैं ना 60 डिशें बनाऊंगी। अब 60 डिशों के चक्कर में सारी खराब, मैं छूंगा भी नहीं। पर फॉर सपोज करो ये भी खाना बना के आई, ये 4 ही डिश लेके आई, पर वो 4 डिश इतनी शानदार गार्निश करे, कम से कम मैं खाऊंगा तो सही। तो हमेशा याद रखना 80 का अटेम्प्ट करो, क्वालिटी अटेम्प्ट करो। क्वांटिटी नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट को। ये बेकाम नहीं चल रहा है कि 4-4 पेज के आंसर लिख के आए। यहां पे छोटा आंसर लिखा, क्वालिटी लिखा, आपको 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ। PQ डील्स विद एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट। सब ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, सब शांति से ध्यान देना। इधर इट हैज इश्यूड अ रिलीज ऑर्डर टू, देखो स्टार प्लस लिख नहीं सकते वरना कॉपीराइट आ जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इंस्टीट्यूट पे कॉपीराइट का केस हो गया था एक बार, उन्होंने कांग्रेस के नेता का एग्जाम्पल एग्जाम में छाप दिया था। तो भाई उन्होंने बोल दिया कांग्रेस के नेता ने कि भैया आपने तो एग्जाम पेपर में नाम छापा है, हमारी छवि धूमिल करी है। तो उसके बाद से इंस्टीट्यूट अब सतर्क हो गया। स्टार प्लस नहीं लिखा, क्या लिखा? मून प्लस। इसका भी लॉजिक, सबका लॉजिक है। इट हैज इश्यूड अ रिलीज ऑर्डर टू मून प्लस चैनल, रजिस्टर्ड इन स्टेट है, फॉर टेलीकास्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखो कॉन्ट्रैक्ट समझना क्या है, कौन सी कंपनी है? PQ। PQ भाई ने रिलीज ऑर्डर दे दिया किसको? मून प्लस।
और मून प्लस को बोला भैया मून प्लस एक काम करो, एडवर्टाइजमेंट रिलीज करो। क्या रिलीज करो? एडवर्टाइज। सर कितने रुपए में डिसाइड हुआ है? 10 लाख। अब ये हमको मालूम ही नहीं है कि बांटे कैसे। किसी को मालूम है कि कैसे बांटना है? नहीं, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कैसे बांटना है, रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन अंडर, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ो। व्यूअरशिप फिगर एज पर BARC। BARC इज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। एडवर्टाइजमेंट कब आने वाली है बेटा? सितंबर में आने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं रूल्स में पता है क्या लिखा हुआ है। रूल्स में लिखा हुआ है कि इसके पहले वाला क्वार्टर कौन सा? जून। अच्छा, जीएसटी में जब जब मैं क्वार्टर बोलूं तो हमेशा याद रखना जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहां पे कोई भी क्वार्टर की डेफिनेशन मन से नहीं बनाएगा। जीएसटी में क्वार्टर की डेफिनेशन भी दी हुई है। बोलो बात क्लियर है? अब सितंबर के पहले वाला क्वार्टर कौन सा? जून। सरकार बोलती है काम करो, लास्ट वीक ऑफ जून को पकड़ो। किसको पकड़ो? और BARC को बोलो कि डियर BARC लास्ट वीक ऑफ जून का डाटा दो। अब मुझे बताओ, क्या ये याद करोगे तो कुछ क्या होगा? उन्होंने देख ही रखा है क्वेश्चन में कि देखो स्टेट्स का कितना है, ए का कितना 50,000, बी और सी का कितना 1 लाख, और डी और ई का कितना 50,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन रहता तो कौन से रेशो में बांटते? है ना? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी नहीं गिवन है, इसी रेशो में बांटते। चलो बांट दो, 10 लाख को बांट दो। क्या बोला आपने? 50,000, 1 लाख और 1 लाख, तो 1:2:1। हाँ जी, 2.5 लाख। और अब यहां पे एक दिक्कत हो गई, बताओ क्या? 2 स्टेट है, मतलब क्वेश्चन आगे और इंफॉर्मेशन चलवा रहा हूं, ये चलवा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन और आगे इंफॉर्मेशन देगा। जिसने ये जितना ज्यादा चलाया वो उतना आगे जाएगा, देगा मतलब 100% देगा। देखो अब मुझे बताओ सिर्फ बांटना किसमें? क्या एक ही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट या नॉट रिलेवेंट? तो अब मुझे बताओ ये 5 लाख कौन से रेशो में बांटोगे? मैंने पढ़ाया नहीं है पर आप बताओगे। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा है, आप ही बता रहे हो। मैं होता कौन हूं आपको पढ़ाने वाला? आपको सब आता है। तो भैया 5 लाख कौन से रेशो में? तो बी का बोलो और सी का बोलो। सर डी और ई का भी हम, हाँ तो कौन बताएगा? तो वही 2.5 लाख का बताओ फटाफट से। हाँ तो बोलो कितना? 2 लाख हो गया क्या टोटल अपना? ये इधर 2.5 लाख है। एक बार टोटल मैच कर लो। तुमने रूल्स पढ़े या तुमको ऑलरेडी आ गया? ऑलरेडी आ गया। मैं आपको सिखा रहा हूं स्मार्ट स्टडी करना। एक होता है हार्ड स्टडी जिसमें आप रट्टे मारो रूल्स के, इसमें ऐसा इसमें ऐसा अरे क्यों करना है भाई? जब क्वेश्चन देगा ना इंफॉर्मेशन, रूल्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ही देगा, तो आपको क्यों दिमाग लगाना है? बोलो बात क्लियर है? तो सर अब ये ऐसा ऐसा जीएसटी बट जाएगा। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये 2.5 लाख, 4.5 लाख, 50,000, 2 लाख और 50,000। इन्होंने कहीं पे स्टेट भी गिवन है क्या? ये रहा, मून प्लस चैनल कहां रजिस्टर्ड है? स्टेट नंबर ए, और ये अलग अलग स्टेट है। तो स्टेट नंबर ए में तो क्या लग जाएगा? ए और ए, तो CGST और SGST फटाफट से लगा दो ना, इतनी मेहनत करिए तो। रेट है हमारा 9% का। हाँ जी लगाओ, 2.5 लाख का 9% कितना क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 22,000। इधर भी ठीक है। अच्छा इधर CGST SGST नहीं लगेगा, स्टेट है, स्टेट भी अलग अलग है, क्या लगेगा? IGST। IGST का रेट कितना है? 18%। चलो लगाओ फटाफट से। कितना 1081? फिर आगे भी बोलते जाओ यार।
हर जगह फिर IGST लगेगा। 50,000 का 18%, 9,000 आ रहेगा। फिर ठीक है, बोलू। यही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो बस ऐसे ही हमको को क्या करना है बेटा, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्मार्ट स्टडी करोगे और जितना दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा आपका पढ़ाई में लोड कम आएगा। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो फटाफट से। सर एक बार है ना रूल्स दिखा दो ना फटाफट से। तो देख लो रूल्स ऐसा कुछ है नहीं, पर नॉट टू रिमेंबर। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बांटो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कहां चले जाओ, रूल्स में चले जाओ। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि आप होते तो क्या रूल्स बनाते। सबसे पहला, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। किसमें एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो आपके हिसाब से क्या रेलेवेंट रूल बनना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर जगह बंटता है। तो जहां जहां पे पब्लिश हुआ, अगर तुम लॉ बनाते, तुम ही बना रहे हो, तुम तो यही सोचो, तो अगर तुम लॉ बनाते तो आप क्या लगते सर रूल्स में, पब्लिश। जितना जितना पब्लिश हुआ उसके हिसाब से कर देते। सर पैम्फलेट बट रहा है, लीफलेट, डायरी, कैलेंडर, टी शर्ट, अरे अभी इलेक्शन आने तो दो, अभी तुम आने तो दो इलेक्शन, क्या क्या नहीं बटेगा तुम वो पूछना। पैम्फलेट, लीफलेट, डायरीज। तो सर यहां पे जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस हिसाब से बांट दो। कि फॉर एग्जाम्पल MP स्टेट में 1 लाख डायरी बटी, महाराष्ट्र में 2 लाख डायरी बटी, तो रेशियो हो जाएगा क्या, 1:2। अब होर्डिंग्स अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स, क्योंकि ट्रेन का अलग से बनाया है, तो सर होर्डिंग में जो आपने अमाउंट पे करा होर्डिंग्स के लिए वो। अब देखना ध्यान से, ट्रेन लॉजिकली बताना, सोच समझ के बता कि ट्रेन में आपने कभी ना कभी तो एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा कि वो ट्रेन के ऊपर लिखा रहता है बहुत सारी चीजें। तो क्या गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, हाँ देने पड़ते हैं। मैं बांटू कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या रेशो लू, ट्रेवल नहीं, तुम सही जा रहे हो, थोड़ा सा सही बोलो, मैं क्या रेशियो लू, बेस क्या लू, नहीं ट्रेवल को बेस नहीं ले सकते, नहीं रुकने का तो बेस ले नहीं सकते भाई, सरकार कितना कंफ्यूज हो जाएगी तुम सोचो। नहीं, जितना बड़ा वो ट्रैक हो, जो लेंथ ऑफ, आपके दिमाग में सब है, आपके दिमाग में सब है, बस मेरे को निकालना है, आप ही के दिमाग में पूरा GST, बस मेरे को निकालना है। जो लेंथ ऑफ द ट्रैक है उसके हिसाब से बांट दो। किसके हिसाब से बांट दो, लेंथ ऑफ द ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल MP में इतना ट्रैक पड़ रहा है, महाराष्ट्र में इतना ट्रैक पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से बांट दो। तो रेलवे के केस में सर क्या है हमारा, इन द रेशियो ऑफ रेलवे ट्रैक, लेंथ ऑफ द ट्रैक। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। आपका होमवर्क है, ये रूल्स पढ़ के आओगे आप, सिर्फ इसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, कुछ भी नहीं है ये। हाँ बोल बेटा। पब्लिशिंग हाउस है, वो पब्लिशिंग के हिसाब से चार्ज लेंगे। जितने जितने न्यूज़पेपर जहां जहां जिस जिस स्टेट में पब्लिश करे उसके हिसाब से बांट देंगे। ठीक है, जो अपन ने पब्लिश करा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बांट देंगे। सर कोई इंपॉर्टेंट है क्या, एक इंपॉर्टेंट है ये वाला टेलीविजन चैनल। अच्छा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या लेना है हमको, BARC का कौन सा वीक, लास्ट वीक ऑफ, एक क्वेश्चन पूछूं, फरवरी में एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो BARC का कौन सा डेटा रेलेवेंट है, दिसंबर के लास्ट वीक का। और अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं जुलाई में,
जून का लास्ट वीक, अगर जुलाई में एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो जून का लास्ट वीक। बोलो बात क्लियर है क्या? क्वार्टर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, वो वाले क्वार्टर नहीं, कौन से खैर छोड़ो। क्वार्टर किसके हिसाब से चलेंगे? जीएसटी के हिसाब से चलेंगे। कौन कौन से? जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सिनेमा हॉल में भी तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आ जाता है ना वो अक्षय कुमार। गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने सिनेमा हॉल में। हाँ, मुकेश भी तो आता है। अरे वो जैसे तंबाकू खाएंगे तो हालत खराब होगी, तो मुकेश आता है। अब बताओ सिनेमा हॉल में कैसे बांटे? आपको बनाने को दिया, लो बनाओ। किसके हिसाब से बांटोगे सिनेमा हॉल में? सर वो नंबर ऑफ स्क्रीन के हिसाब से बांट दो, जितनी जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से आप क्या करोगे? बांट दो। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट ऐसा माना जाएगा कि आपने पूरे इंडिया को सर्विसेज दी। क्या माना जाएगा? पूरे इंडिया को सर्विसेज दी। सारा डेटा किसके पास है? कौन सी सिम किसके पास है? कौन सा नंबर किसके पास है? ये सारा डेटा किसके पास है? इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है? आईआरडीए। बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? टेलीकॉम को रेगुलेट कौन करता है? ट्राई। कौन रेगुलेट करता है? ट्राई। ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके पास तो इंटरनेट सब्सक्राइबर की लिस्ट होगी ना, ट्राई के पास तो पूरा डेटा होगा। तो सर सबसे ज्यादा दिक्कत तो इंटरनेट में ही बांटने में आएगी, क्योंकि इंटरनेट पे हम बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि पूरा इंडिया एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। इंस्टाग्राम पूरा इंडिया चला रहे, तो मोदी जी क्या इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं करते? करते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी मोदी आते हैं। अभी बस इलेक्शन आने तो आपको हर जगह मोदी दिखेगा, यूट्यूब की ऐड हो, इंस्टाग्राम की ऐड हो। ऐसा एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग आएगा ना, वो एक बार 2016 या 14 पता नहीं, वो गाना चला था, हम मोदी जी को, हम मोदी जी को, ऐसा एक गाना चला था। और जितनी भी जगह होर्डिंग सब देखो, कांग्रेस का नाम ही नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था, क्या? मोदी। और वापस से अभी होगा। ठीक है, तो सर इंटरनेट पे हम क्या मानेंगे कि सच सर्विसेज इज प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया। सर बांटे कैसे? एज पर इंटरनेट सब्सक्राइबर फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। यहां पे क्या लेना आपको? लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर 23-24 में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, अब देखो लॉजिकली यहां पे है ना लास्ट क्वार्टर बोलो, क्योंकि इंटरनेट सब्सक्राइबर बहुत तेजी से चेंज होता है, व्यूवरशिप फिगर्स में इतना फर्क नहीं आता। तो यहां पे तो सरकार ही पागल हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में। अभी निकाला, फिर 2 दिन के बाद इंटरनेट सब्सक्राइबर बढ़ गए, और ये एडवर्टाइजमेंट चलता भी बहुत है। तो सरकार ने बोला पूरे 23-24 का डेटा, 23-24 में जो सारे एडवर्टाइजमेंट होंगे उसके लिए हम पता है ट्राई से क्या मांगेंगे? लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 23-24 में प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? तो 22-23 का लास्ट क्वार्टर कौन सा हो गया? अरे ये तो मैंने कैलेंडर ईयर लिया है ना यार, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होगा हमारा मार्च। है ना, सॉरी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा हमारा क्या? 31 मार्च। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये कुछ काम का नहीं। लीज सर्किट के बारे में डिस्कशन हो गया। लीज सर्किट पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलो एक बार ऐसी कंटिन्यूस जर्नी मैंने बताया था ना, तो एक बार कंटिन्यूस जर्नी की डेफिनेशन पढ़ो, बस एक बार पढ़ो, और फिर आप बोलना कि सर आपने क्या समझा है। ये कंटिन्यूस जर्नी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, आपके कोर्स का नहीं है, फाइनल के कोर्स का, बस एक बार ऐसे ही पढ़ लो।
पढ़ लिया, आ गया सुख आनंद। ठीक है सर, मतलब क्या इस डेफिनेशन का? मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपकी फ्लाइट बीच में रुकती है और फ्लाइट चेंज होती है तो उसको कितनी जर्नी मानेंगे? 2। कहां मोदी जी को लॉ बनाने को दे दिया। चलो ठीक है, एक बार रैपिड फायर करते हैं, मैं बता दूंगा, रुक जा, है ना। प्लेस ऑफ, किस किसने प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा ही अटेंड करा है कि पूरा फर्स्ट से लेकर आखिरी तक? बहुत ही बड़े, कौन ऐसे हाथ तो अच्छे से ऊपर करो। हाँ ठीक है, और कौन कौन अभी अभी आया ना? ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी पूछूंगा और आपको जल्दी जवाब देना है। चलो पूरी क्लास से जवाब देना। ठीक है, सप्लायर और सप्लायर इंदौर में, रेसिपेंट यूके में। 12 लगेगा 13। यूके मीन्स उत्तराखंड। हाँ 12 लगेगा, ठीक है। यूके मीन्स व्हाट? उत्तराखंड। मेरा फ्रेंड है, उसकी कल शादी थी, ठीक है। अब मेरे फ्रेंड ने शादी करी थी डेस्टिनेशन वेडिंग, मुंबई का कार्ड अपने पास भी आया था, अपन गए नहीं। मुंबई ने उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग रखी थी। मेरा फ्रेंड है अमेरिका का, लड़की इंदौर की है, ठीक है, स्कूल का प्यार है। शादी हुई है हमारी मुंबई में, मुंबई, पर वो अमेरिका का है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, बहुत सारे गेस्ट थे और कुछ कुछ अमेरिका के फिरंगी भी थे। उन्होंने बोला यार अब आए हैं मुंबई तो थोड़ा घूमे फिरे भी सही। तो मेरे दोस्त ने अपना दिल बड़ा करा और बोला कि चलो 4 रात मुंबई में रुको और 2 दिन इंदौर भी खजराना मंदिर देख के आओ, अच्छी जगह है और कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ तो कितना? 4:2, दैट इज 2:1। बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सी तारीख है आज? 13। सैटरडे कब आ रहा है? 16 तारीख को डीजे चेतस, डैब्लो, हाँ डियाब्लो जो भी है, डियाब्लो में आ रहा है, वहां पे साहिल सर जा रहे हैं। कौन सी सर्विसेज? इवेंट एडमिशन की इवेंट मैनेजमेंट? इवेंट एडमिशन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? वो डियाब्लो, जो भी जहां पे हो रही है वो हो गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इवेंट में जाया करो यार। देखो एक बात याद रखना, ये जो पढ़ाई 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 वो भी करा करो, हम भी बहुत करते थे। जब मैं पुणे गया था ना, तो एक नॉन सीए फ्रेंड था, उसने ऐसी बात कही, उसने बोला देख साहिल अभी इवेंट में नहीं जाएगा तो जब बुढ़ा हो जाएगा तब जाएगा। मतलब बात तो लॉजिकल है, ये बैलेंस करना पड़ता है। हम भी जब सीए करते थे ना तो हमको ऐसा लगता था पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस करके चलो, ऐसा नहीं है कि 7 के 7 दिन पढ़ाई कर रहे हो। 6 दिन पढ़ाई करी, अगर संडे को अपन डीजे चेतस भी चले गए कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 दिन शिद्दत से क्या करो? पढ़ाई का, ठीक है। बहुत बढ़िया। डीजे चेतस जब आया, रुक जाओ अभी, डीजे चेतस जब आया तो बहुत सारी डीजे चेतस ने सर्विसेज दी ताकि उसका इवेंट ढंग से हो पाए। दिस इज इवेंट एडमिशन और इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के केस में अगर B2C होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? लोकेशन ऑफ इवेंट, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? माधव। माधव के पिताजी ने सोचा कि माधव की शादी कराई जाए। माधव के लक्षण सही नहीं लग रहे थे इंटर में, तो पिताजी ने सोचा कि माधव बड़ा हो ही गया है और माधव की क्या करी जाए? शादी। अच्छा, पिताजी के पास खूब पैसा, इनके घर में नल खुलते तो भी पैसा आता है, वैसे ही पैसा। माधव के पिताजी ने सोचा यार क्यों ना बेटे की शादी अमेरिका करें। कहां करें? अमेरिका। अब अमेरिका में शादी हो रही है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। इन्होंने फोन घुमाया मेरे को, क्योंकि शादी बनाने और उजाड़ने में मेरा बहुत नाम है। हमारा नाम ही है परफेक्ट प्लानर्स। हमारा नाम ही क्या है? परफेक्ट प्लानर्स। और हमारा स्लोगन भी है
कि शादी बनाई भी जाती है और उजाड़ी भी जाती है। इनके पिताजी का फोन आया और उन्होंने बोला कि बेटे की शादी करनी है, कहां पे? अमेरिका। सोच समझ के बताना, पिताजी इंदौर में लोकेटेड है, शादी हो रही है अमेरिका। हाँ, अमेरिका नहीं? क्यों यार, ये तो B2C है। बहुत बढ़िया। अगर B2C इवेंट मैनेजमेंट के केस में इवेंट बाहर हो रहा है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को पकड़ा जाता है। वेडिंग की बात कर रहे हो कि इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेस्टिनेशन वेडिंग ना? हाँ तो ठीक है। फॉर सपोज करो मैं इंदौर का, वाइफ थाईलैंड की, शादी हो रही है गोवा में, तो ठीक है, मैं भी इंडिया का, वाइफ भी इंडिया की, और शादी हो रही है इंडिया के बाहर, तो बताओ आप प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बनेगा या इंडिया के बाहर? इंडिया। याद करो ना यार, 12 में बताया था कि सप्लायर भी इंडिया का, रेसिपेंट भी इंडिया का, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं बनेगा, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। कोई हमारा, क्या बोल रहे हो? IGS से चार्ज होगा। अच्छा, तुम्हारा ये डाउट है कि स्टेट कौन सा लेंगे? स्टेट कौन सा लेंगे वो तो मैटर नहीं करता, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को पकड़ेंगे। अब अगर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट महाराष्ट्र में, बिलिंग कहां पे हुई है? महाराष्ट्र, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। कल अपन इसके सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, ठीक है।